फ्रेंड, लेट्स लर्न जीएस विद अमित में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति टॉपिक को देखने जा रहे हैं। राष्ट्रपति टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में इससे पॉलिटी की आपकी समझ भी अच्छी होती है। तो थोड़ी डिस्क्रिप्टिव है, पूरा एनालिसिस किया है, तो ध्यान से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका, जो संविधान, जो शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये शासन के 3 अंग होते हैं। तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मुख्यतः आप सिंपल भाषा में समझे तो सरकार को बोलते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार का प्रमुख होता है और देश का भी प्रमुख होता है। ठीक है, तो जो संघ की सरकार है, उस जो संघ की सरकार है उसका वर्णन किस में है? तो भाग 5 में है। संघ की सरकार का वर्णन किस में है? भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से लेके 151 में है। 52 से लेके 151 में है। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिक, पहले आता है कार्यपालिका जो 52 से 78 में है, फिर आता है विधायिका जो 79 से 123 में है, और इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका 124 से 147 में है। ठीक है, और फिर उसके बाद कैग आता है 148 से 151 में। तो जो राष्ट्रपति है वो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका मतलब सरकार, संघ की जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, जो विधायिका जो नियम कानून बनाती है, विधायिका यानी संसद जो नियम कानून बनाती है, उसको लागू करवाने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका होता है। तो राष्ट्रपति अगर पूछे कभी क्वेश्चन कि कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और ये महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में जो सरकार का वकील होता है। जो महान्यायवादी कौन होता है? जो सरकार का वकील होता है। तो इसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 76 में। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख है। अगर किसी भी देश का राज्य प्रमुख निर्वाचित होता है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, तो किसी भी देश का यदि राज्य प्रमुख निर्वाचित होता है तो वह देश कैसा कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है, या रिपब्लिक। गणतंत्र या रिपब्लिक कहलाता है। तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। ठीक है, और वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और भारत का राज्य प्रमुख है क्योंकि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 53 में। इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 53, इम्पॉर्टेंट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मतलब जो संघ की कार्यपालिका मतलब जो सरकार है उसकी जो मुख्य शक्ति है वो राष्ट्रपति में है, वो राष्ट्रपति में है। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं होती। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिमंडल की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ये अनुच्छेद 74 में संविधान के लिखा है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जो मंत्रिमंडल बोलता है। राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। तो जो प्रधानमंत्री बोलता है या निर्देश देते हैं या कोई बिल बनाते हैं वो राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। तो इस कारण संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मतलब संघ का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वो नाम मात्र का है। जो वास्तविक प्रमुख है वो मंत्रिमंडल होती हैं। ठीक है, तो संघ की, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगर ये पूछे तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। तो एक बार इसको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। अब ये देखते हैं, राष्ट्रपति जो है भारत का राज्य प्रमुख है, इसी कारण भारत एक गणतंत्रात्मक देश है और वह भारत का प्रथम नागरिक है।
अनुच्छेद 52 है भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ये तो ठीक है। अनुच्छेद 53 जो है तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना। जो सरकार की जो मेन जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन ये नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल में होती है। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी कारण देखे होंगे आप देश में सर मोदी जी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर भारत का देखा जाए तो मोदी जी शक्तिशाली हैं, बल्कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में नहीं था। और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इस कारण क्या भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, इस कारण मंत्रिमंडल का वर्चस्व, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा होता है। तो कौन कौन इसमें भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दो सदन हैं, कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन, और इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा उच्च सदन और स्थायी सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो ये दोनों जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अगर कभी ये आए कि मनोनीत सदस्य द्वारा, तो मनोनीत सदस्य द्वारा नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय, लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय लोगों को मनोनीत करता है और 12 राज्यसभा के लोगों को मनोनीत करता है। तो इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मनोनीत आए तो वो नहीं होगा, हमेशा संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि बहुत राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी होती है। विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होती है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी, दो केंद्र शासित प्रदेश बस के, दिल्ली व पुडुचेरी, ये याद रखिएगा, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें अगर मनोनीत सदस्य आए तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, तो कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अभी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है। उसमें जो संसद के प्रतिनिधि होते हैं और राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो वो कौन सी पद्धति कहलाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है इसमें, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। संविधान सभा का भी चुनाव अपने यहाँ एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा हुआ था। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। ठीक है, ये अनुच्छेद 55 में है। ये अनुच्छेद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा सा रास्ता, कोई दुकान देखनी है, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पूरी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है ना, आप चाहो तो दुकान भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप पूरी चीज़ें देखोगे, सीक्वेंस से देखोगे, तो वो आपको और कभी नहीं भूलेगा। तो अनुच्छेद 55 में क्या है? चुनाव की रीति है। चुनाव की रीति कैसी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल आए कभी, सिंपल कोई भी एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में राष्ट्रपति का कार्यकाल डायरेक्ट पूछ लेता है, तो 5 वर्ष। अधिकांश जो प्रमुख हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, और त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति को केवल एक आधार पर हटाया जा सकता है, वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और जो हटाने की प्रक्रिया है वो कौन सी, क्या कहलाती है? महाभियोग। जो हटाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? महाभियोग। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इनके जो निर्वाचन की रीति होती है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होती है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व, ये इसी के द्वारा संविधान सभा भी
चुनी गई थी। इसी पद्धति के द्वारा संविधान सभा भी चुनी गई थी, जिसने देश का संविधान बनाया था। ठीक है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है, और त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को केवल एक आधार पर हटाया जा सकता है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, और उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है, जो आर्टिकल 61 में है, जो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के लिए योग्यता। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता में वह भारत का नागरिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में रहता है। और दूसरा है 35 वर्ष की उम्र हो, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। ठीक है। और राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के लिए कितने अनुमोदक होना चाहिए? 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक, वह 35 वर्ष की उम्र हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, 35 वर्ष और 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है। तो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। और उसका आधार जो महाभियोग प्रक्रिया का वो एक ही है कि संविधान का अगर अतिक्रमण करे। ठीक है। मतलब संविधान को यदि वो पालन नहीं करता तो उस पर संसद के दोनों सदन जो होते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया से उसे हटा सकते हैं। ठीक है। इसको हटाने की प्रक्रिया जटिल होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। तो जो संविधान का अतिक्रमण है, संविधान के अतिक्रमण के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना इसको देने, और किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना तो 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी कि आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है। ठीक है। और उसमें जो जो जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, जिस भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा जिस भी सदन में ये लाया जाएगा, तो उसके 1/4 सदस्य जो हैं, 1/4 सदस्य हैं, उसकी सहमति होना चाहिए या उनके हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से बनते हैं कि राष्ट्रपति को कितने दिन की पूर्व सूचना देनी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व सूचना। और कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए? तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ये सपोज करो कि आप लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाए, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य पहले हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देंगे, तब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके बाद लोकसभा उसको ये 2/3 बहुमत से पारित करेगा, फिर राज्यसभा भी उसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा। जब दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो फिर न्यायालय द्वारा इसकी जांच होगी। उसके बाद ही महाभियोग प्रक्रिया से उसे हटाया जा सकता है। अभी भारत में एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई गई। भारत में एक भी राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कौन से में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है। ठीक है। अब हटाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण करे, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए, और जिस भी सदन में वो प्रस्ताव लाया जाए उसके 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। कितने? 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। आप इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि उससे याद ज़्यादा होता है। प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, थोड़ी ज़रूर लगता है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उससे मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। बिल्कुल पीठ दिखा के वीडियो को क्लोज मत करना, लास्ट तक बने रहना, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव या जैसे PCS का मेंस वगैरह लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, 1 डे एग्ज़ाम, उसमें भी आपको, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो आपको कठिन क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। तो कार्यकारी, पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति मतलब सरकार के रूप में जो राष्ट्रपति कार्य करता है वो कौन कौन से हैं, जो सरकार के रूप में कार्य करता है वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो जो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। भारत सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। जब कोई भी, जैसे बीजेपी पार्टी में आई, ठीक है, या कांग्रेस पार्टी में आई, तो जब पार्टी में जब बहुमत सिद्ध कर लिया तो उसके बाद नियुक्ति होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई भी जब 2/3 बहुमत से सत्ता में आते हैं तो उसके बाद नियुक्ति होती है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री
की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, महान्यायवादी कौन होता है? वो भारत सरकार का एडवोकेट होता है, एक प्रकार से भारत सरकार का एडवोकेट होता है महान्यायवादी। ये महान्यायवादी का वर्णन किस में? आर्टिकल 76। ये भी इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी का वर्णन किस में है? आर्टिकल 76। आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब कि जब राष्ट्रपति चाहे तो महान्यायवादी को बदल सकता है, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं, जब चाहे राष्ट्रपति महान्यायवादी को बदल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ये जो काम करता है वो मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है, मतलब मेन जो इसमें भूमिका होती है वो मंत्रिमंडल की होती है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का औपचारिक साइन करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पद होते हैं, जैसे कैग हो गया 148 से 151 में इसका वर्णन है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयुक्त हो गया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी जो सिविल सेवा का पेपर लेती है, यूपीएससी जो सिविल सेवा का पेपर लेती है, उसके भी अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जब चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। इसी कारण देखे होंगे आपके राज्यपाल हमेशा संघ की सरकार, मतलब केंद्र की सरकार के अनुसार काम करता है, और राज्यपाल का पद इसी कारण विवादित भी रहता है। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? तो 280, ये याद रखिएगा। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? 280। तो नियुक्ति संबंधी कार्य है कार्यकारी शक्ति में, मुख्य प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वह उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, फिर उसमें चुनाव आयुक्त यूपीएससी के मेंबर की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये जितनी नियुक्तियाँ उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा व्यापक हैं, लेकिन ये जितनी भी ये शक्तियाँ हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह पे, वो नाम मात्र का की उसकी शक्ति है, बाकी जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो मंत्रिमंडल की हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, मतलब संसदीय प्रणाली है और समूह को ज़्यादा वरीयता दी गई है एक व्यक्ति के स्थान पर। अब दूसरा आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियों में। तो जो अनुसूचित जाति है ये कौन से आर्टिकल में है? तो 338। ये इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जाति कौन से आर्टिकल में है? 338 में। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो 338A में है, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो आयोग की नियुक्ति होती है, आप करंट अफेयर में इनके आयोग के अध्यक्ष भी पढ़ते हैं। तो ये जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति के लिए कौन सा आर्टिकल होता है? 338। अनुसूचित जनजाति के लिए 338A तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 338B। ठीक है, अब केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद होती है, और एक समय और प्रमुख संस्था बनी है नीति आयोग। ये भी केंद्र राज्य में समन्वय या सहयोग बनाती है। ठीक है, वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। अभी देखिएगा विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। वीडियो को बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ये क्या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सी विधायी शक्ति? विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति, है ना, जो नियम बनते हैं तो जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? वह संसद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तो संसद, जो लोकसभा राज्यसभा है, उनकी बैठक बुला सकता है, उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। जैसे कोरोना में स्थगित हुआ था तो वो राष्ट्रपति द्वारा ही हुआ था, और लोकसभा को चाहे तो विघटित कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित, और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक है, संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, एक बार इसको आप देख लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन होता है कि जैसे कोई बिल है, जैसे सपोज करिए GST एक बिल है, GST एक विधेयक है, तो ये लोकसभा द्वारा पास
पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित नहीं होता है। हर बार लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित नहीं होता। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या है, गतिरोध है, गतिरोध की स्थिति है, दोनों में एक मत्ता नहीं है। तो क्या कर राष्ट्रपति अगर लगता है कि इम्पोर्टेंट विधेयक है, इसको पारित होना चाहिए, तो वो गतिरोध को ख़त्म करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की क्या बोलते हैं, संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि संयुक्त अधिवेशन अभियान बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 108 में है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है या अभियान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। और ये कौन से आर्टिकल में है, 108 में है। ठीक है। अब राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, एक राज्यसभा के सदस्यों को और लोकसभा के सदस्यों को। तो राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। एक संसद वाला चैप्टर इसके बाद अलग से देखेंगे, उसमें पूरी संसद को अच्छे से समझेंगे। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को, जो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक है। राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें होती हैं, तो 250 होती है। उसमें से क्या बोलते हैं, अभी वर्तमान में 245 हैं, उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर जो मनोनीत हुए थे, तो वो राष्ट्रपति द्वारा, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो चुनाव नहीं लड़े थे, राष्ट्रपति उन्हें डायरेक्ट मनोनीत कर देता है। ठीक है। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। राज्यसभा कितनी सीटें हैं, 250 अधिकतम है, और वर्तमान कितनी है, 245। ठीक है। और लोकसभा की कितनी मैक्सिमम है, 552। इसको लेकिन जब संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये देख लीजिए कि फिर से इसको रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, और कौन से आर्टिकल में है, तो 108 में। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक है। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ में, ये भी विधायी शक्ति है, ये वित्तीय शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की ये कौन सी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। जो धन विधेयक, इसको जब संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखें, लेकिन धन विधेयक ये याद रखिएगा, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। वह बजट को संसद के समक्ष रखता है। बजट को संसद के समक्ष कौन रखता है, राष्ट्रपति। ठीक है। अब बजट संविधान में बजट शब्द कहीं उपयोग नहीं है, ये आम भाषा में है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को बोलते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में, 112। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कौन से आर्टिकल में है, 112 में। तो वह बजट को संसद के समक्ष रखता है। ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब वित्त आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है। और अनुदान की कोई भी मांग उसके सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। जो ग्रांट होता है, जैसे राज्यों को ग्रांट, जो कमज़ोर राज्य होते हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती या बाढ़ वगैरह आती है, तो उनको जो अनुदान की मांग है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। थोड़ी ये टेक्निकल है, आपको कम समझ में आएगा, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आप याद रखिए। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वह बजट को संसद के समक्ष रखता है। बजट को संविधान में बजट नहीं बोलते, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, जो संविधान के 112 अनुच्छेद में है। ठीक है। वह प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है और अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। हालांकि इनकी जो नियुक्ति है कोलेजियम प्रणाली द्वारा होती है, कोलेजियम प्रणाली द्वारा, लेकिन जो नियुक्ति है ऑफिशियल जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति अगर किसी भी विधि के प्रश्न पर या कोई विधि या कानून के चीज़ें राष्ट्रपति को
ये लगता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट उसको राष्ट्रपति को सलाह दे, राष्ट्रपति उस सलाह को भी मानने के लिए बाध्य नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में कि, और ये कौन से आर्टिकल में है, 143, कि यदि कोई, जैसे सपोज ये कोई एक मुद्दा है, जैसे नागरिकता के संबंधित में ही कोई मुद्दा है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगा या नहीं देगा ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। और यदि सुप्रीम कोर्ट सलाह दिया तो राष्ट्रपति उसको मानेगा या नहीं, ये दोनों मतलब इंडिपेंडेंट है। राष्ट्रपति उसको माने या नहीं न माने ये राष्ट्रपति पर निर्भर है। और ये कौन से आर्टिकल में है, 143 में। ये सलाहकारी सलाहकारी जो है तो वो अधिकारिता कहलाती, सलाहकारी अधिकारिता। ठीक है, तो वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ये राष्ट्रपति है, ये इसकी सलाह को देने के लिए बाध्यकारी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दिया तो राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है, 352 में है। और आपातकाल कौन से भाग में है, तो 18वें भाग वाला भी हमने बनाया हुआ है वीडियो। अगर आपको पूरे संविधान के 22 भागों को देखना है तो हम जाके चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा है, 352 आर्टिकल में है। राष्ट्रपति शासन 356 में। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है कि यदि कोई केंद्र द्वारा निर्देश राज्यों को दिया जाता है, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है या तो राज्यों को केंद्र का निर्देश पालन करना होता है। ये 365 में है, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाता है। जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जैसे इस समय कोरोना वाला है, लोगों को मास्क बाहर नहीं निकलने देना है, कोरोना का संक्रमण ना फैले, तो इसके लिए केंद्र द्वारा जो राज्य को निर्देश दिए जाते हैं, यदि राज्य उस निर्देश को नहीं मानता या राज्य में संवैधानिक राज्य में जो स्थिति है, सरकारी स्थिति या प्रशासनिक स्थिति वो अच्छी नहीं है, तो केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल किस में है, 360 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, अब संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम तब अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे। ये किस में है, अनुच्छेद 111 में। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे। ये किस में, अनुच्छेद 111 में। जैसे कोई विधेयक है, किसी मंत्री द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, फिर दोनों सदनों द्वारा वोटिंग होती है, अगर दोनों सदनों से ये पारित हो गया तो फाइनली किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति यदि उसमें अनुमति देता है तभी वह विधेयक बन जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जनरली उसमें क्या करता है कि अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि वो अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, लेकिन विधेयक, ये विधायक नहीं, ये विधेयक है, यह बिल है। विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन एक बार ही लौटाता है। ठीक है, अगर लौटाया और अगर संसद उसमें संशोधन करे या संशोधन ना करे तो भी राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। मतलब राष्ट्रपति एक बार जरूर लौटा सकता है, उसके बाद ये विधेयक में चाहे संशोधन हो या ना हो, राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति बताई गई है। एक अंत्यातिक वीटो शक्ति, इस पे राष्ट्रपति अस्वीकृत कर देता है। मतलब ये तो ये किसी मंत्री द्वारा नहीं लाया जाता, किसी विधेयक मतलब संसद द्वारा, किसी सांसद सदस्य द्वारा, संसद सदस्य द्वारा लाया जाता है। तो राष्ट्रपति विधेयक पर अस्वीकृत कर देता है, मतलब इसको मान्यता नहीं देता और वो अधिनियम नहीं बन पाता। ठीक है, निलंबनकारी क्या होता है कि एक बार विधेयक को संसद के पास लौटा तो सकता है, लेकिन संसद चाहे उसमें संशोधन करे या ना करे, राष्ट्रपति को फिर दोबारा उसमें सहमति देना आवश्यक है। तो जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाता है तो संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना बाध्यकारी है। ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इसका प्रयोग नहीं कर सकता। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते, क्योंकि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही, राष्ट्रपति की सहमति से ही या पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति जो विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है
ना तो कोई सहमति देता न अस्वीकार करता, न तो सहमति देता, ये अस्वीकार नहीं, अस्वीकार करता है, ठीक है, और न लौटाता है। मतलब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के आया तो उसको होल्ड करके लंबे समय के लिए रख लेता है, उसको न स्वीकृति करता न लौटाता है। तो ये कहलाता है पॉकेट वीटो, मतलब उसको अपने जेब में एक प्रकार से होल्ड कर लेता है। इसको पॉकेट वीटो या जेबी वीटो बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग एक बार हुआ है 1986 में। राष्ट्रपति, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया था। 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि अनटैंटिंग वीटो क्या होता है। इस पर असहमति राष्ट्रपति द्वारा जता दी जाती है और वो अधिनियम नहीं बन पाता, वो वहीं खारिज हो जाता है। दूसरा निलंबनकारी होता है। इसमें राष्ट्रपति एक बार संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देते, लेकिन संसद चाहे तो इस विधेयक में संशोधन करे या ना करे। अगर राष्ट्रपति पास उससे दोबारा भेजती है तो दोबारा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। तीसरा होता है पॉकेट वीटो की यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो ना तो उसमें सहमति देगा ना असहमति देगा, उसको बहुत लंबे समय तक के होल्ड करके रख सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति सहमति देता है उसकी कोई समय अवधि संविधान द्वारा फिक्स नहीं है, तो इसको होल्ड करके बहुत लंबे समय तक रख लेता है। या उसको ऐसा समझिए कोई पॉकेट में आपने बहुत लंबे समय तक रख लिया, इसका नाम पॉकेट वीटो है, ठीक है। अब 1986 में राष्ट्रपति, इसका प्रयोग कब किया गया था, तो 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में कब किया गया था। 1986 में कौन से राष्ट्रपति द्वारा, जेल सिंह द्वारा, और भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले फेवरेट क्वेश्चन तो यही होता है कि ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है, अनुच्छेद 123 में है, ठीक है। अब ये कब जारी करता है, संसद के विश्रांति काल में। ऐसी मतलब जो संसद के 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, जो संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, कोई ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाती है जिससे तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक होता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। या संसद का सत्र मतलब न लोकसभा चल रही हो न राज्यसभा, और कोई ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाए जिसमें कोई कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाता है, ठीक है। अब अध्यादेश का प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन होती है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद की तरह ही एक कानून बना देता है जिसमें संसद की जब संसद सत्र में नहीं होती, मतलब संसद का काम नहीं चल रहा होता, कोई ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाती है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना जरूरी हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति खुद कानून बना सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति खुद कानून बना सकता है और ये प्रकृति से अल्प, इसका प्रभाव संसद की तरह होता है लेकिन बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि इसमें संसद की सहमति अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित करा लेना होगा। मतलब कि जैसे कोई भी ये अध्यादेश आया तो जब संसद बैठेगी तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इसको संसद के दोनों सदन इसको पारित करेंगे। अगर ये पारित नहीं करेंगे तो ये प्रभावहीन हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। इसकी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीने, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये भी जो अध्यादेश है अनुच्छेद कौन से में, 123, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही डायरेक्ट आता है कि अनुच्छेद कौन से में है, तो 123 में है, ठीक है। यह संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, मतलब संसद काम नहीं कर रही होती, तो अगर कोई आवश्यक कार्य आ जाए तो राष्ट्रपति इसको कानून बनाता है, अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाता है। इसकी जो शक्तियाँ होती हैं जो कानून की, वो संसद द्वारा ही संसद जैसी ही होती हैं, लेकिन ये कम समय के लिए होती है, मतलब कि उस पर संसद की अनुमति आवश्यक हो जाती है। और ये संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित कराना, ये इम्पोर्टेंट है। 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित करा लेना होता है, नहीं तो ये प्रभाव में नहीं रहता, ठीक है। और इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 6 महीने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ जो हैं तो वो कौन से आर्टिकल में है, ये 72 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में है, तो अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्षमादान कैसे कर सकता है, तो संघ के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, जो संघ है मतलब केंद्र सरकार द्वारा कोई अपराध किया हो, मतलब संघीय शासन के विरुद्ध, मतलब केंद्र सरकार के जो नियम कानून हैं उनके अगर विरुद्ध अपराध किया गया तो उसमें राष्ट्रपति
क्या बोलते हैं क्षमा कर सकता है, या किसी सेना के न्यायालय द्वारा कोई दंड दिया गया हो उसमें क्षमा कर सकता है, या किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा दी गई हो तो राष्ट्रपति उससे भी क्षमा कर सकता है। लेकिन ये राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं ये मंत्रिमंडल की सलाह पर ही होगी। अगर मतलब मंत्रिमंडल जिसको बोलेगा राष्ट्रपति उसी को क्षमा करेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति की जो शक्ति ये है क्षमादान की शक्ति, उसको पांच पांच प्रकार से देख सकते हैं। जो क्षमा होती है उसमें पूरी तरह माफ़ कर दिया जाता है, व्यक्ति को न सजा होती है और उसको पूरे अपराध से मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा होता है लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना होता है। मतलब किसी को कठोर कारा जैसे 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा, ये कठोर कम करके मतलब उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाती है और 10 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। परिहार क्या है, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि कम करना। जैसे 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा है, 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा को 6 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा, मतलब उसमें प्रकृति में कठोर तो रहेगी लेकिन अवधि कम हो जाती है, ये परिहार में होता है, ठीक है। तो क्षमा में पूरी तरह क्षमा कर दिया जाता है। लघुकरण में उसके दंड के स्वरूप को कम किया जाता है, मतलब 10 वर्ष की कठोर सज़ा को 10 वर्ष की मतलब जो सज़ा का स्वरूप है कठोर नहीं की, उसको थोड़ी आराम आराम क्या, आप जेल में क्या आराम होगा, लेकिन फिर भी उस सज़ा को जो कठोर रहती है उसको कम कर दिया जाता है। और परिहार में क्या है कि उसमें प्रकृति में मतलब 10 वर्ष की कठोर सज़ा को 6 वर्ष की कठोर सज़ा कर दी जाएगी, मतलब अवधि कम कर दी जाती है लेकिन प्रकृति वही रहती है। तीसरा है विराम। विराम क्या है, शारीरिक अपंगता, महिलाओं की गर्भावस्था, ये जो कोई व्यक्ति अपंग हो गया या महिलाओं की गर्भावस्था में है, ऐसी परिस्थिति में को राष्ट्रपति सज़ा को कम करता है, ठीक है। और प्राविलंबन, इसमें अस्थायी रोक लगाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अस्थायी रोक लगाता है और एक बार न्यायालय को राष्ट्रपति और इस पर विचार करता है कि इस पर को माफ़ करना चाहिए या नहीं। तो इसकी 5 प्रकार एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 72 में है। ये जो केंद्र के नियम के विरुद्ध किसी को अपराध में दंड मिला हो उसके विरुद्ध मतलब उसके लिए माफ़ कर सकता है। अगर सेना द्वारा सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई दंड दिया गया उसमें माफ़ कर सकता है, या कोई फांसी की सज़ा हो या कोई भी सज़ा हो उस पर माफ़ कर सकता है। इसका पैटर्न जो माफ़ करने का है, या तो पूरी तरह क्षमा कर सकता है या दंड के स्वरूप को कम कर सकता है, ठीक है। और दंड के स्वरूप को कम कर सकता मतलब 10 वर्ष की कठोर, ये याद रखिए 10 वर्ष की कठोर कारावास को 10 वर्ष की सजा में बदल सकता है। परिहार, इसमें 10 वर्ष की कठोर कारावास को 6 वर्ष की कठोर मतलब प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि कम कर दी जाती है, मतलब सजा की समय सीमा कम कर दी जाती है। और विराम क्या है, शारीरिक अपंगता, महिलाओं की गर्भावस्था मतलब विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर दिया जाता है। प्राविलंबन, उसमें अस्थायी रोक लगाई जाती है। राष्ट्रपति समय मतलब देखता है कि अधिक समय मिले और इस पर विचार किया जा सके। ये रही राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। एक लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है तो उससे संबंधित कुछ आर्टिकल है, उसको एक बार देख लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो वैसे भी बहुत लंबा बन गया है। संवैधानिक स्थिति जो है राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो इस कारण राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 बोलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इस कारण कोई भी राष्ट्रपति के जो डिसीजन होते हैं वो एक्चुअल में राष्ट्रपति के नहीं होते, मंत्रिमंडल के होते हैं। राष्ट्रपति केवल उसमें एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में होता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के मतलब लोकसभा में जब तक मंत्रियों को बहुमत है, जब तक 2/3 बहुमत है तब तक वो सत्ता में है, नहीं तो क्या बोलते हैं वो उनकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 74 के राष्ट्रपति की सहायता व सलाह मानने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कैसा लगा वीडियो? वीडियो थोड़ी लंबा जरूर हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।